हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने स्मार्ट नॉलेज क्लासेस में। हम लोगों का साइंस के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे उनका सेशन चल रहा था, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आइए चलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन आज का वीडियो देखते हैं। यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है द्रव्यमान, दूसरा है घनत्व, तीसरा है सांद्रता और चौथा है आपका आयतन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है आयतन। अब आयतन क्या होता है? जो भी आपका पदार्थ होता है उसकी जो त्रिविमीय संरचना होती है, या वो 3D हम कह सकते हैं त्रिविमीय को। तो त्रिविमीय स्थान की मात्रा की जो माप होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। और यहाँ पे आपको असंतृप्त चीनी यानी कि संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है, तो वह विलयन हो सकता है या आपका घोल हो सकता है जिसमें पदार्थ की मात्रा अधिकतम घुल चुकी हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। और जिसमें पदार्थ की मात्रा जो उसकी घुलने की क्षमता होती है अगर वो बाकी है तो वो आपकी होती है असंतृप्त विलयन। तो आपको आ गया समझ में कि संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त जिसमें पदार्थ की मात्रा घुल चुकी और असंतृप्त जिसमें घुलने की क्षमता बाकी हो, तो उसे हम लोग असंतृप्त कहते हैं। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब कैसा होगा। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कम होगा, बढ़ेगा, वही रहेगा या फिर शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कम हो जाएगा। यानी कि जब आयतन में वृद्धि होगी झील के ऊपर आते समय तो उसकी जो भी उसके ऊपर दाब लगेगा वो कैसा होगा? कम होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। केशिका क्रिया, पृष्ठीय तनाव, आर्किमिडीज सिद्धांत या फिर तीनों में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है तथा उसमें जो भी द्रव होता है वो कम से कम क्षेत्रफल लेने का प्रयास करता है या आकार कम से कम लेने का प्रयास करता है। तो द्रव की यह जो प्रवृत्ति होती है इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? T=F/L और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। ये आपका हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? वह दोलन करने लगेगा, वह डूबकर तली में चला जाएगा, अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाएगा या उसे जहाँ छोड़ा गया था वहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वह दोलन करने लगेगा। यानी कि जब किसी पिंड, मान लीजिए कि द्रव में तैर रहा है, तो पिंड और द्रव का घनत्व कैसा है? इक्वल है।
तो पिंड को हम लोग अगर नीचे दबाकर छोड़ देंगे तो जो पिंड है वो क्या करने लगेगा, दोलन करने लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साफ शीशे की प्लेट पर पानी की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है क्योंकि 4 ऑप्शन है। पारा धातु होता है, पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, पारे का ससंजक उसके शीशे के साथ असंजक से अधिक होता है, पानी का ससंजक उसके शीशे के साथ असंजक से अधिक होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? एक साफ शीशे की प्लेट पर पानी की एक बूंद, यहाँ पे पानी की जगह पारा होगा, पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, तब आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? पारे का ससंजक उसके शीशे के साथ असंजक से अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे पारा है। यानी कि जो पारा होता है, मान लीजिए ये कोई प्लेट है, इस पे बूंद गिरी हुई है ये, तो जो पारे का ससंजक बल होता है तो उनका जो ससंजक बल होते हैं वो अधिक होता है किससे? असंजक से। यानी कि जो ससंजक बल होता है वो क्या होता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग ससंजक बल कहते हैं, जबकि अलग अलग पदार्थों के बीच लगने वाले बल को हम लोग असंजक बल कहते हैं। तो जो ये पारा है, इसके जो अणुओं के बीच बल ज़्यादा लग रहा है किसकी अपेक्षा? पारे और इस शीशे की जो प्लेट है इसके बीच। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा है? आंसर नंबर 3। इसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर पूछा जाए कि पारे की बूंद जो होती है वो गोल होती है और यदि यही बूंद बड़ी हो तो ये चपटी हो जाती है, तो इसका कारण क्या होता है? यानी कि जो पारे की बूंद होती है, तो अगर बूंद छोटी है और एक बूंद कैसी है? बड़ी, तो छोटी बूंद कैसी हो रही है? गोलाकार, जबकि बड़ी बूंद कैसी हो रही है? चपटी हो रही है। तो इसका कारण क्या होता है? तो जो ये छोटी बूंद है, तो ये छोटी होने की वजह से क्या, इसका द्रव्यमान कम होने के कारण उस पर गुरुत्व बल कम लगता है, अतः पृष्ठ तनाव बल इस पे अधिक प्रभावी होगा या फिर ससंजक बल इस पे अधिक प्रभावी होगा। वह इसी वजह से ये कैसी होती है? गोलीय, गोल रहती है। और बूंद बड़ी जब होती है तो इस पे बड़ी बूंद होने के कारण इस पे गुरुत्व बल बढ़ता जाता है, जिससे बूंद कैसी होती है? चपटी होती, चपटी होना शुरू हो जाती है। यानी कि जब गुरुत्व बल आपका कम रहेगा तब आपकी जो बूंद है वो गोलाकार रहेगी, और जब गुरुत्व बल अधिक होगा तो आपकी जो बूंद है वो कैसी होने लगेगी? चपटी होने लगेगी। तो आपके ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्प्लावी बल किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। तरल की गहराई पर, विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर, विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, या फिर विस्थापित तरल के भार पर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है विस्थापित तरल के भार पर। अब हम लोग देखते हैं कि उत्प्लावन बल क्या होता है। मान लीजिए कोई वस्तु है और ये द्रव है। जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं या डुबाने का प्रयास करते हैं तो द्रव के द्वारा भी वस्तु पर एक बल लगाया जाता है, तो जिसका आवाज़ हम लोग कब कर पाएंगे? जो उसके भार में उसमें कमी आ जाती है, या फिर उस वस्तु को हम लोग दबाकर छोड़ दें तो वो कैसी हो जाएगी? वापस से ऊपर आ जाती है। यानी कि जब नीचे से कोई बल लगेगा तभी तो वस्तु ऊपर आएगी। तो जो नीचे से बल लग रहा है, इस बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वैज्ञानिक पानी के टब में नहाते समय अचानक यूरेका चिल्लाते हुए बाहर आए थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है, 4 ऑप्शन दिए हैं, न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज या फिर ग्लासगो। तो यहाँ पे आपका
राइट आंसर है आर्किमिडीज। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है क्योंकि गिरता हुआ पानी सूर्य की गर्मी सोख लेता है, तली की पानी में अधिक स्थितिज ऊर्जा होती है, गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, या नदी तल के सैलों में से ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है तली के पानी में अधिक स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आंसर नंबर सेकंड। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कमरे के एक कोने में सेंट खुली शीशी रख देने पर उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बाष्पीकरण, वाष्पन, विसरण या फिर ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है विसरण। अब विसरण क्या होता है? मान लीजिए कोई ठोस द्रव या फिर गैस के अणु हैं या फिर उसके जो आयन है, जब वो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं, तो क्यों लगाए जाते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शॉक एब्सॉर्बर के रूप में कार्य करने के लिए, फिश प्लेट्स को ठीक तरह से बिठाने के लिए, पटरियों को समांतर रखने के लिए, गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। तो यहाँ का आपका राइट आंसर है गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए, यानी कि आंसर नंबर 4। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, लकड़ी के भार के बराबर, लकड़ी के भार से कम, लकड़ी के भार से अधिक या फिर शून्य। तो यहाँ आपका राइट आंसर है लकड़ी के भार के बराबर। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच की इश्का नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी किस में उठेगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, दोनों में, केवल कांच की नली में, केवल कांच की इश्का नली में या फिर किनमें से किसी में भी नहीं। तो आपका राइट आंसर है केवल कांच की इश्का नली में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है और फिर बढ़ता है, या फिर दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे दाब और गलनांक के बीच में संबंध दिया हुआ है, यानी कि वे पदार्थ जिन्हें हम लोग गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में वृद्धि होती है, किसमें यहाँ मैं बता रही हूँ, आयतन में वृद्धि होती है, तो उन पदार्थों में दाब बढ़ाने पर गलनांक कैसा होता है? गलनांक भी बढ़ जाता है। जैसे कि आपके ऑप्शन में एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे? मोम और घी। इसके विपरीत हम लोग कह सकते हैं कि जिन पदार्थों को गर्म करने पर आयतन में कमी होती है, तो दाब बढ़ाने पर उनका आयतन भी कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। इसके जैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं बर्फ या फिर ढलवा लोहा। तो यानी कि जब हम लोग दाब अधिक करेंगे तो गलनांक घट जाएगा, किन पदार्थों में? जिनका
हम लोग गर्म करने पर जिनकी आयतन में कमी होती है उन पदार्थों पर। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका अगला वीडियो मेरा साउंड के ऊपर होगा, जिसमें मैं साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊँगी। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।